चलो करिए कैमरा देखिए। चलो जी नमस्कार। और कल हमने क्या पढ़ा था? देखो मैंने सबको नोट्स भी भेज दिए, ठीक है। राधे राधे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचकर्म। तो कल हमने पंचकर्म में हमने क्या क्या पढ़ा था? मैंने कल बताया था पंचकर्म का जो इंट्रोडक्शन दिया। तो क्या था पंचकर्म? क्या है? 5 चिकित्सा क्रिया, ये तो बताएंगे ना। तो 5 चिकित्सा क्रिया के द्वारा शरीर का शोधन। तो 5 चिकित्सा क्रिया कौन सी है? वमन, वमन कर्म, विरेचन कर्म। कर्म क्यों लिख रहे हैं? कर्म यहाँ चिकित्सा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। कर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चिकित्सा को। विरेचन कर्म, फिर बस्ती कर्म, नश्य कर्म और सिरो विरेचन कर्म, ठीक है। अच्छा, आज जो हम पढ़ने जा रहे थे वो शास्त्रीय पंचकर्म। शास्त्रोक्त पंचकर्म भी शास्त्रोक्त पंचकर्म। कल मैंने एक चीज और बताई थी, पंचकर्म को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? संशोधन चिकित्सा। ये तो बोल रहे हैं, संशोधन चिकित्सा बोलते हैं। और जो कि क्या होगी? आंतरिक होगी। दोषों को अंदर से बाहर निकालना है, दोषों को अंदर से बाहर निकालना है, दैट इज संशोधन चिकित्सा। और शमन चिकित्सा क्या थी? जहां पर दोष को यथास्थान दबाने का प्रयास करेंगे उसको हम बोलेंगे संशोधन चिकित्सा। क्लियर हो गया? चलो, तो अब आज हमने पढ़ना था कि जो पंचकर्म है ना, जो पंचकर्म है वो 3 चरणों में पूरा होगा। 3 चरण कौन कौन से? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म। अच्छा, इसको हम प्रधान कर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के नाम से ही पंचकर्म है, इसी के नाम से ही पंचकर्म है, इसी के इसको क्या बोलते हैं? प्रधान कर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को अब दूसरा क्या आएगा? ये जो 5 चीजें हैं इनको हम क्या बोल रहे थे? प्रधान कर्म, ठीक है। इनको हम क्या बोल रहे हैं? प्रधान कर्म। प्रधान कर्म का मतलब है कि जो मेन ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो यही है। पूर्व कर्म मेन ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है, वो केवल यही वाला प्रोसेस है जिसमें 5 इसी की संख्या को 5 रखा गया है। बाकियों से कोई मतलब नहीं है कि भाई वो कितने क्या है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। बट हमारे का जो संख्या है वो कितनी रखी गई है? 5। 5 कौन सी है? जिनकी संख्या 5 है उसी को हमने क्या बोला है? प्रधान कर्म। क्योंकि यहां पर ये संख्या को ही प्रदर्शित कर रहा है 5। पंच किसको प्रदर्शित कर रहा है? संख्या को। तो संख्या के प्रदर्शित होने के कारण भी इसका नाम क्या है? पंचकर्म है। और यही प्रधान चिकित्सा है। इसी के द्वारा ही शरीर का शोधन होगा। आंतरिक दोष जो है, जो वृद्ध दोष है, बड़े हुए दोष है, जटिल दोष है, जीर्ण दोष है, उन सभी का शोधन यहीं से ही होना है। क्लियर हो गया? चलो, फिर हमने क्या करना है? जब हम पूर्व कर्म कर लेंगे, प्रधान कर्म कर लेंगे, तो उसके बाद क्या आता है? पश्चात कर्म। पश्चात कर्म का क्या मतलब हो गया? कि भाई जहां पर दोष निकल गए, जो बड़े हुए दोष है वो निकल गए, उसके बाद जो काम होना है, पोस्ट मैनेजमेंट होना है, वो इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रीटमेंट का मेन पार्ट कौन सा है? या तो प्री वाला है, मेन तो है ही है, परंतु इंपॉर्टेंट कौन है? पोस्ट। कि भाई जिससे दोष पुनः वापस ना आ जाए, इसलिए उसको दोबारा से स्थापित करना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? दिनचर्या, दिनचर्या आएगी आपकी, औषध आहारचर्या आएगी, आहारचर्या और औषधचर्या। मतलब जो दोष आपका बढ़ गया था, रोग आ गया था, उससे संबंधित औषधि से वहां पर जो दोष लघु हो गए, थोड़े अंश मात्र में रह गए, उनको दबा दो। क्लियर हो गया? अब पूर्व कर्म में क्या आएगा? पूर्व कर्म में आएगा दीपन पाचन। आज हम इसी को पढ़ेंगे पहले, दीपन पाचन और फिर स्नेहन। अच्छा, यहां पर पूर्व कर्म है तो यहां पे भी स्नेहन कर्म आएगा और स्वेदन कर्म।
तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म में पूर्व कर्म क्या आएगा, दीपन पाचन आएगा। मीन पहले आप रोगी का जो जिसके कारण से दोष बढ़ गया है, जैसे मंदाग्नि हो गई, मंदाग्नि है, भोजन पाचन सही से नहीं हो पा रहा है, उससे हम यहाँ पर उसको पहले दीपन पाचन से ठीक करेंगे, आम को निराम अवस्था में लाएंगे और फिर स्नेह करेंगे। जब तक आप ये फर्स्ट स्टेप को क्लियर नहीं करोगे विधिवत सम्यक रूप से, अगर दीपन पाचन नहीं होगा तो आपका स्नेह कर्म भी नहीं होगा। मेरे क्लियर कर रहे हो बात को कि स्नेह कर्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो स्नेह हम क्या करते हैं, स्नेह हम क्यों कर रहे हैं, दोषों को लघु कर, भाई पूर्व कर्म क्यों कर रहे थे हम। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं, पहले वाला स्टेप जो हमारा पहला वाला पूर्व कर्म है वो हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कितने दिन के लिए करते हैं, उसको पहले इस चीज को समझो। जो शास्त्रोक्त पंचकर्म है वो 3 चरणों में पूरा हो रहा है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। अगर कोई कहता है कि मेरी शिरोधारा कर दो, मेरी पोटली कर दो, तो पंचकर्म वो जो शोधन है वो शोधन क्रिया नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि भाई मेरी तो पोटली करनी है या मेरी शिरोधारा कर दो या मुझे अभ्यंग कर दो, तो ये पंचकर्म में नहीं है। पंचकर्म की ये सहायक चिकित्सा है, क्योंकि पंचकर्म क्या है, ये वाला पार्ट मींस 5 चिकित्सा विधि के द्वारा शरीर के शोधन की क्रिया, जिसमें वमन भी है, विरेचन भी है, बस्ती भी है, नश्य भी है, शिरोविरेचन भी है। ठीक है, अगर आपको कफ दोष निकालना है तो शिरोधारा से नहीं निकलेगा, अभ्यंग से नहीं निकलेगा या उद्वर्तन से नहीं निकलेगा। उद्वर्तन से कौन सा दोष निकलेगा, जो बाहरी एक्सटर्नल पार्ट पर ज्यादा ओबेसिटी बढ़ गई है, इंचेस लॉस करने हैं, तो वो तो उद्वर्तन से हो सकता है, परंतु जो बढ़ा हुआ कफ है वो तो वमन से ही निकलेगा, क्योंकि वो किससे निकलेगा, प्रधान कर्म से। इसी के नाम से तो पंचकर्म है ना। और अगर ये नहीं अभ्यंग से शोधन से निकाल तो नहीं निकलेगा। ठीक है, बढ़ा हुआ कफ इससे नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ एक तरीके से और निकल सकता है कि भाई दीपन पाचन आप लघु कर दो, बिल्कुल हल्का कर दो भाई, क्योंकि वहीं से तो बढ़ा था, वहीं से बाद में बढ़ा था, वहां व्यक्ति भी बढ़ा था। आहार तक आपका सुपाच्य नहीं होगा, पोषित नहीं होगा, न्यूट्रिशियस नहीं होगा, तब तक दोष शरीर में प्रविष्ट करते ही जाएंगे, चाहे कितनी ही दवाई खा लो। एलोपैथिक का क्या दिक्कत है, साइड इफेक्ट क्या है? एलोपैथिक का साइड इफेक्ट यही है कि जो भी वो दवाई स्टार्ट करते हैं, भाई आपको अब लाइफ टाइम के लिए दवाई खानी है, कोशिश ये करना चाहिए कि जहां तक कंट्रोल हो जाए, उसके बाद आपने इस दवाई को टैपर डोज में बंद कर, क्योंकि अनावश्यक रूप से वो जो केमिकल तो ले ही रहे हैं भाई। अगर आपको इकोस्प्रिन खा रहे हैं या ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं तो है तो वो केमिकल कंपाउंड, तो केमिकल ही तो इंटेक कर ही रहे ना। परंतु क्या करते हैं कि उसके लाइफस्टाइल को चेंज करो, आहार को चेंज करो, जो रोकथाम एलोपैथिक ने कर दी थी, उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करो धीरे धीरे टैपर डोज में। ये नहीं कि उसकी दवाई तुरंत बंद करके दूसरी स्टार्ट कर दी, नहीं। जो आदमी 10 साल से दवाई खा रहा है, 15 साल से दवाई खा रहा है, 20 साल से दवाई खा रहा है हार्ट की, तो उसको एकदम से बंद करेंगे तो वो शूट अप करेगा, क्योंकि पूरे शरीर में वो जो केमिकल है, जो केमिकल कंपाउंड है, वो फैल चुका है शाखाओं तक, तो वहां से उसको धीरे धीरे कम करके निकालना है और फिर अपनी जो दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयां, कुछ भी आसव रेस्ट जो बटी है, चूर्ण है, वो देते। ठीक है, चलो तो आज हम पहले करेंगे पूर्व कर्म। अच्छा, संशोधन चिकित्सा हम किस किस कंडीशन में कर रहे थे भाई? पंचकर्म हम किस कंडीशन में कर रहे थे? जीर्ण व्याधि में, जीर्ण व्याधियों में तो कर रहे थे। ठीक है ना, जीर्ण व्याधि में जो दोष क्या हो गए, वृद्ध हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, कठोर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, चिपक चुके हैं, हार्ड हो गए, स्टिक हो गए, उन्हीं के लिए तो पंचकर्म कर रहे थे ना, संशोधन चिकित्सा कर रहे थे। तो आज हम पहले उसी को देखेंगे, जो हमारा शास्त्रों पंचकर्म में जो पूर्व कर्म है उसको हम कैसे करना है, कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अच्छा, दूसरा में जितने भी ऑनलाइन वाले, हमारी एक तो सुबह 9 से 10 बजे की क्लास है, जो दिन में 2 से 4 बजे भी है, उसमें हमारा थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। जिसका थ्योरी पार्ट यहाँ पे छूट जाता है, समझ में नहीं आता, तो आप उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो। ठीक है ना, रिवाइज भी कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। तो उस समय आपका प्रैक्टिकल भी होगा। जिन जिन लोगों ने हमने कल अभ्यंग के बारे में बताया था, तो मैंने जो नोट्स भेजे हैं, देखो ना कौन सा बनना हो, जो मैंने नोट्स भेजे ना, दिखा, मुझे तो दिखा रखी है कॉपी।
देखो आपका जो उसमें होगा तो पेज नंबर 73 है सर। हाँ पेज नंबर 73 में देखो अभ्यंग क्या है, पेज नंबर 73 बोलो। जो मैंने कल आपको स्टेप बताए थे सारे, जो कह रहे थे कि भाई हमें समझ में नहीं आया ये नहीं आया, तो इसमें मैंने आपको पूरा लिख के दे रखा है भाई, ठीक है। अभ्यंग क्यों है, क्या है, उसके कारण है, 73 सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग अभ्यंग में मैंने सब कुछ लिखा है कि इसके स्टेप कितने हैं वो भी मैंने लिखा है भाई। देखो यहाँ पे पेज नंबर 75 पे देखो, इफ्लूरेज है स्नेहन करना, स्नेहन नहीं उसको तेल को अच्छी तरह से फैलाना, फ्रिक्शन है, पैट्रिसेज है, ठीक है, रोलिंग है, प्लकिंग है, टैपिंग है, कपिंग है, हैकिंग है, ये मैंने सब आपको लिखे हैं। अब आप उसको पढ़ेंगे, आज हम दोबारा एक बार और रिपीट करा देंगे उसको वहीं पे शाम वाले प्रैक्टिकल में, तो आप उसको भी देखें, ठीक है ना। तो दोनों आपके लिए एक जगह, एक जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं 2 क्लास होगी उनके लिए, एक सुबह की भी होगी और एक शाम की भी। चलो अब हम इसको पढ़ते हैं कि भाई हमारा जो पूर्व कर्म है वो क्या है, ठीक है। देखो जब तक आपने फंडामेंटल पंचकर्म में क्लियर नहीं किया है तो समझ लो फिर आपसे पंचकर्म होना भी नहीं है, शोधन क्रिया नहीं होंगी भाई। अब मसाज ही करते फिर होगे और क्या, मसाज कर लोगे, पोटली कर लोगे, कपिंग कर लोगे, बस बेटर क्या है कि भाई आपने वो सारी चीजें करनी है जिसके लिए आपको कंसल्टेंट बने, जो डॉक्टर्स हैं जैसे भावना है, डॉक्टर शीतल है, और ये है डॉक्टर जो हमारे साथ है अभी ऑफलाइन में, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो पंचकर्म इन लोगों को तो आपने फंडामेंटल क्लियर करना ही करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो पंचकर्म में अभी हम क्या कर रहे थे, पूर्व कर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूर्व कर्म जिसके भी कोई प्रश्न हो तो वहां पर नोट कर ले, मुझे बता दे, मैं शाम को इवनिंग वाली क्लास में भी उसको बता दूंगा। पूर्व कर्म, हम पूर्व कर्म क्यों कर रहे हैं, पहला प्रश्न है, ठीक है। कब तक करना है, कब तक करना है जी पूर्व कर्म, हमें ये भी देख लो, ठीक है। तो पूर्व कर्म हम क्यों कर रहे हैं पहले इसका जवाब समझो, और कितने दिन के लिए करना है, कितने दिन के लिए करना, ठीक है। तो पूर्व कर्म का जो समय अंतराल है वो कितना है, 1 से 7 दिन, 1 से 7 दिन में पूर्व कर्म करना। तो 1 से 7 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा, अब क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले इसको समझो कि जो दोष हम ये जो कर रहे थे ना, हम ये जीर्ण अवस्था के लिए कर रहे हैं, जीर्ण रोगों के लिए, ठीक है, या दोषों के लिए, ठीक, जो बड़े बड़े दोष हैं, जीर्ण है, उनके लिए हम पंचकर्म कर रहे थे, ठीक है ना। तो पूर्व कर्म कब तक करना है, 1 से 7 दिन करना है। क्यों करना है, जो जीर्ण दोष है, जीर्ण दोषों को लघु कर, लघु एवं पिघला कर कोष्ठ में लाना, क्या है, कोष्ठ में लाना। मीन जो दोष जीर्ण है तो सबसे पहले उनको क्या करोगे आप भाई, किसी भी चीज को कठोर अवस्था में कोई बाहर निकाल पाएंगे, हम उसको कैसे अवस्था में बाहर निकालेंगे, पहले उसको हल्का करेंगे, नरम करेंगे, विनय विनती करेंगे, मतलब हल्का करेंगे, मतलब कोमल बनाएंगे, तब जाके वो दोष क्या है शाखाओं से धीरे धीरे कोष्ठ की तरफ मूव होंगे, वहां से हमें उसको मुख मार्ग से या गुदा मार्ग से बाहर करना। क्लियर हुआ लड़की, समझ में आ गया भाई। पूर्व कर्म क्यों कर रहे हैं, पूर्व कर्म आशुतोष क्यों कर रहे हैं, पूर्व कर्म जीर्ण दोषों को, इधर आओ, इधर देखो इस तरह से समझो, ये क्या है, ये हमारा कोष्ठ है, ठीक है ना, एब्डोमिनल गट जो है हमारा कोष्ठ है। अब हमारे दोष क्या है, पूरी शाखाओं पर फैले, शाखाओं का मतलब है त्वचा है, रस है, रक्त है, मांस है, इसमें फैले हुए हैं, ठीक है। और वहां से हम दोषों को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और कोष्ठ में लाएंगे, यहां पर
गट में लाएंगे, गट से क्या करेंगे, या तो मुख मार्ग से बाहर निकालेंगे या गुदा मार्ग से बाहर निकालेंगे। अगर मुख मार्ग से बाहर निकाल रहे तो वमन कराएंगे, और अगर नीचे गुदा मार्ग से निकाल रहे हैं तो विरेचन कराएंगे। और गुदा मार्ग से ही अगर दवा दे रहे हैं तो और वहीं से दोष निकल रहे हैं तो वो बस्ती कराएंगे। ठीक है, जब हम मार्ग चेंज कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि वमन वामोत्तर में खिलाएंगे और वमन होगा तो वो मुख मार्ग ऊर्ध्वगमन है। ठीक है, और हम दवा खिला के अगर दोष नीचे से निकल रहे हैं तो वो अनुलोमक है, वो गति नीचे की तरफ जाएगी तो वो विरेचन कहलाएगा। परंतु बस्ती के लिए हम क्या कर रखा है कि गुदा मार्ग से ही दवाई देंगे और गुदा मार्ग से ही दवा दोषों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि उसका स्थान ही नीचे है। ठीक है, चलो तो हमारे को क्या करना है कि दोषों को हम क्या करेंगे, जीर्ण दोषों को लघु एवं पिघलाकर कोष्ठ में डालना। ठीक है, तो जब हमारे पूर्व कर्म में है, अब इसमें जो 3 कर्म है वो कौन कौन से हैं, इस क्रिया के लिए 3 कर्म है। अच्छा, ये कब तक करना, जब तक दोष कोष्ठ में ना आ जाए। ठीक है, कब तक करने का मतलब है कि 1 से 7 दिन तक। ठीक, क्लियर हो गया। 1 से 7 दिन तक क्या करना है हमने कि ये जो पूर्व कर्म की जो क्रिया है वो करेंगे। अब इस पूर्व कर्म में क्या आता है, दीपन पाचन, यहाँ पर कैसे दो मार्कर दीपन और पाचन। अच्छा, दीपन क्या है, दीपन आपका है मेटाबॉलिज्म, और पाचन क्या है, डाइजेशन। जब तक ये दोनों चीजें प्रॉपरली नहीं होंगी तब तक नीचे वाला स्टेप करना ही नहीं है आपने। तो पहला स्टेप कौन सा है, दीपन पाचन। दूसरा स्टेप कौन सा है, स्नेहन, स्नेहन कर। और तीसरा कौन सा है, स्वेदन कर। ठीक है, तो ये पूर्व कर्म में आते तीनों चीजें। तो ये पहले 3 दिन क्या करना है, 1 से 3 दिन हमें क्या करना है, दीपन पाचन ही कराना है उसका। दीपन पाचन क्या होगा, तो जो आहार है वो लघु होगा, हल्का होगा। इसमें क्या हम देंगे, आहार में पेय दे सकते हैं, यूज दे सकते हैं और विलेपी दे सकते हैं। पेय यूज विलेपी का मतलब क्या हो गया, जैसे पेय को हम कहते हैं कि चावल और दलिए का जो मांड है, ठीक है, मांड टाइप का है, वो देना है। यूज क्या है, जो मूंग की दाल का पानी है वो दे सकते हैं। विलेपी क्या है, एक प्रकार की खिचड़ी है। ठीक है, मतलब चावल और दलिए को दाल के साथ मिलाकर हम उसको देंगे पतली पतली, तो वो कहलाएगा विलेपी। तो आहार आपका 3 दिन तक यही चलेगा, लिक्विड, यानी कि रोटी चावल पराठा ये कुछ खाना नहीं, हल्का सा यही भोजन चलेगा। और दीपनीय और पाचनीय औषधियां, दीपनीय और पाचनीय औषधियां मैंने लिखाई थी क्या आपको, है ना? यस सर, लिखाया था दीपनीय और पाचनीय औषधियां। तो दीपनीय औषधियों के साथ साथ सबसे अच्छा दीपनीय पदार्थ कौन सा है, उष्णोदक जल। अगर आप गर्म पानी पीते हैं, उसको कहते हैं भाई रोगी को कि भाई इस भोजन के साथ आप गर्म पानी 24 घंटे पिएंगे या जब तक आप जागे रहेंगे तब तक आपको गर्म पानी पीना है, तो दैट इज आपका जो दीपन है वो अच्छी तरह से बूस्ट होने लगेगा, बूस्ट हो जाएगा। दूसरा क्या, अब अगर वो कहते हैं कि मुझको दवाई भी चाहिए, तो सबसे अच्छी दीपनीय औषधि कौन सी है, चित्रकादिवटी। किसी को भी या तो बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, भूख लग रही है, लीवर डिसऑर्डर है, या आपका फैटी लीवर है, ठीक है, इन सभी चीजों में आप क्या दे सकते हैं, चित्रकादिवटी दे सकते हैं। आराम से 2-2 गोली चूसने के लिए चित्रकादिवटी दे दो। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं चित्रकादिवटी नहीं मिल रही मुझे मार्केट से, तो अग्नितुंडीवटी आती है। कौन सी आती है, अग्नितुंडीवटी। ये भी 1 गोली सुबह शाम दे सकते हैं। उसने कहा जी चलो ठीक है। अब तीसरा हम क्या देखते हैं, अजमोदादी चूर्ण। अजमोदादी चूर्ण को क्या करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से दे सकते हैं, और साथ में चित्रकादिवटी भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि और मेरे को भूख अभी भी ठीक नहीं होगी, तो आप उसको त्रिकटु चूर्ण भोजन में मिलाकर दे सकते हैं। भोजन में मिलाकर भी 1 चुटकी भोजन में त्रिकटु चूर्ण मिला ले, दाल सब्जी में
तो वो भी आपके लिए दीपन पाचन का काम कर सकता है। वो कह रहा है कि दीपन तक तो ठीक है, चलो अब मुझे तो डाइजेशन नहीं हो रहा ढंग से, तो उसके लिए हिंगवाष्टक चूर्ण दे सकते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण को क्या करना है कि अब इसको खाली पेट नहीं देना, ध्यान देना, इसको आप भोजन के साथ देना, क्योंकि पाचन भोजन का ही होना है, बात समझ रहे हो। तो आप उसको भोजन के मध्य में, जब जैसे 2-3 बाइट्स खाई, उसके बाद आपने हिंगवाष्टक चूर्ण लेके फिर उसको क्या करना है, खाना खा लेना। जो हिंगवाष्टक चूर्ण हींग से बना ना, तो आपने देखा होगा कैसे खाते हैं इसको। हिंगवाष्टक चूर्ण की अनुपान क्या है, लड़की अनुपान क्या है, इसको घी के साथ देते हैं भोजन के साथ। जब एक ग्रास लेके एक रोटी पे लगा के उसको खा लेना, ठीक है। अगर परंतु यहाँ पर हम घी के साथ नहीं लेंगे, यहाँ पर हम भोजन के साथ, जैसे एक बीच में भोजन, जैसे एक चूर्ण खा लिया फिर अपने भोजन के, तो उसके साथ मध्य में लेंगे, भोजन के मध्य में, जब अग्नियां बढ़ी हुई हो, जब अग्नि बढ़ी हुई उस समय आपने हिंगवाष्टक चूर्ण लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, अगर आम दोष बढ़ा है, क्या दोष बढ़ा है, आम दोष बढ़ा है, तो उस समय आपने पंचकोल लेना है। पंचकोल है ना, पंचकोल 1 चम्मच सुबह शाम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतनी सारी चीजें हैं, आप इसको ले लें। लवण भास्कर ले सकते हैं, अगर जैसे पाचन भी ठीक नहीं हो रहा और कोष्ठबद्धता भी है, तो आप उस ऐसी कंडीशन में आप क्या लेंगे, लवण भास्कर। लवण भास्कर में कितने प्रकार के लवण है लड़की, 12 लवण है। अरे भास्कर किसका नाम है, सूर्य का, सूर्य के 12 नाम है, तो लवण भास्कर, तो 12 प्रकार के लवण पड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले अपने दीपन पाचन के लिए, जब तक आपका दीपन पाचन 3 दिन तक आपने ये कराया, उसके बाद क्या होगा, उसकी अग्नियां प्रदीप्त होंगी, अग्नियां प्रदीप्त हो जाएंगी तो अच्छी भूख लगेगी, डाइजेशन उसका अच्छा होगा। अब इसके बाद आपने स्नेहन कर्म करना, ये पहले वो चीज थी, इससे दोष लघु नहीं हुए, ध्यान देना, इससे वो दोष का डाइजेशन हुआ है जो कच्ची अवस्था में थे, आम दोष की अवस्था में थे, ठीक है ना भाई। पहला इधर आएंगे, अब हम यहां पर भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, भोजन कर रहे हैं, तो भोजन मुख मार्ग से करेंगे, तो पहले कहां जाएगा, आमाशय में, फिर पित्ताशय में, फिर पक्वाशय में। इसीलिए पहले क्या बनेगा, कफ, पित्त, फिर वात। पहले भोजन का क्या होगा, देखो अवस्था पाक में पाचन की जो अवस्था है, डाइजेशन की जो स्टेजेस हैं, तो जैसे ही हम भोजन लेते हैं तो सबसे पहले किस में जाता है, वो भोजन का मधुर पाक होता है। मधुर पाक कहां पर होगा, आमाशय में, जिससे कफ की उत्पत्ति होगी। यहां पर इस आमाशय में भोजन कच्ची अवस्था में रहता है, कच्चे फॉर्म में रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, 2 घंटे बाद भोजन का अम्ल पाक होगा। अम्ल पाक में क्या होगा, पित्त बनेगा, जो क्रिया क्या होगी, पित्ताशय। फिर लास्ट में क्या होगा, भोजन का कटु पाक होगा। कटु पाक में क्या होगा, वात का निर्माण होगा, और वो क्रिया क्या होगी, पक्वाशय में होगी। तो पहले यहाँ पर जो जैसे भोजन आमाशय में आया, तो वो किसकी दोष, वो कच्ची अवस्था में था, तो वो किसकी निर्माण कर रहा है, कफ की। कफ मींस क्लेद बन जाएगा। तो आप लगातार भोजन करते जा रहे हो फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंटली भोजन करते जा रहे हो, तो क्या होगा, आम दोष ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और आम दोष जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो शाखाओं फैल जाएगा वात के साथ खुलकर, क्योंकि कफ और पित्त को पंगु कहा गया है ना, कफ और पित्त को क्या कहा है, पंगु, उनकी स्वयं की कोई गति नहीं, जो वात के साथ मिलकर गति करते, ठीक है। जो दोष आमाशय में सबसे पहले कफ बन रहा था, तो आम को वात, वायु क्या करेगा, इधर उधर फैला देगा, तो कहते हैं कि हाथ पैर में बड़ा स्टिफनेस हो रही है, हैवीनेस हो रही है, गौरवता आ रही है, मूवमेंट कर, आलस, बस खाना खा के पढ़ने का मन कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, आम दोष ज्यादा है। तो ऐसे में क्या करना है, भोजन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करो, खाना भी स्किप करो, अगर भूख जब लगे तभी खाओ, तो जिससे क्या होगा कि वो आम जो है वो निराम अवस्था में जा रहा है, धीरे धीरे कैलोरीज बर्न हो रही है, ठीक है ना। तो जब अग्नि प्रदीप्त हो जाएंगे तब आप भोजन करो। इस प्रकार से समझ जाओ कि जैसे हवन है, हवन हो रहा है, एक हवन हो रहा है, अग्नि प्रदीप्त हो रही है ना,
तो आग आपने जला दी, अब उसके ऊपर आप एक चम्मच घी डालो तो क्या होगा, आग बढ़ेगी। 2 चम्मच डाल दो तो और बढ़ जाएगी, और जो पूरी कटोरी घी डाल दो तो क्या होगा, बुझ जाएगी, है ना, क्योंकि फिर वो भड़काएगा नहीं उसको, फिर तो उसको स्नेह। और वही हिसाब हमारे शरीर का भी है, जब तक दीपन पाचन विधिवत रूप से नहीं होगा तब तक स्नेहन कर्म भी नहीं होगा। क्योंकि भाई आपका डाइजेशन हो रहा था, पाचन भी ठीक से नहीं हो रहा था, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म भी स्लो है, तो आप क्या करोगे उसको कि अब घी पीना स्टार्ट करोगे। जैसे अभ्यंतर स्नेहन करेंगे तो अभ्यंतर में घी पिएंगे, स्नेह पदार्थ पिएंगे, तो स्नेह पदार्थ पीने से क्या होगा, पहले ही मंदाग्नि है तो स्नेह से और ज्यादा मंदाग्नि हो जाएगी, तो इसलिए क्या होगा, वो वुमन की टेंडेंसी होती रहेगी, कैसे डॉक्टर साहब जी खराब हो रहा है, उल्टी आने की इच्छा हो रही है, हाँ तो होगी, क्यों, क्योंकि वो नीचे ही नहीं जा रहा, आम डोज और बढ़ गया। बात समझ रहे हो ना। तो पहले दीपन पाचन 3 दिन करना ही अनिवार्य है अगर किसी ने शोधन कर्म कराना है, ठीक है ना। उसके बाद हम करेंगे स्नेहन कर्म। तो दूसरा स्टेप कौन सा आ गया हमारा, स्नेहन कर्म। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप पंचकर्म करा रहे हो किसी को भी तो ये कार्य इंपॉर्टेंट है। पूर्व कर्म में अगर शोधन कार्य होना है, पंचकर्म में अगर शोधन होना है तो उसके लिए आपका स्नेहन कर्म आवश्यक है। अब ये स्नेहन कर्म ही क्या करेगा उसको देखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है स्नेहन। अगर आपने स्नेहन करा दिया, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारे को पंचकर्म करना है और हमें घी नहीं पीना, तो समझ लो वो पंचकर्म नहीं करा रहा, उसका पंचकर्म आप कर भी नहीं हो, बात समझ लो। परंतु अब सेंटर पे आया है तो उसको मना भी नहीं कर सकते, तो आपने उसके लिए दूसरा प्रोसीजर अडॉप्ट कर, पहले हम उसको समझ लेते हैं फिर उसको बताएंगे, ठीक है। तो पूर्व कर्म में हम क्या करने जा रहे हैं, देखो प्रैक्टिकल भी तभी अच्छे हैं जब तक आपको फंडामेंटल क्लियर है, बात समझ रहे हो ना। अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिकल का कोई लाभ भी नहीं मिलेगा, आपको भी डाउट, आप भी डाउटेड रहोगे, ठीक है ना। तो पूर्व कर्म में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्नेहन कर्म। अब ये, अब मैंने यहां कर्म लिखा है तो क्या है, अब ये स्नेहन चिकित्सा, ध्यान रखना, ये क्या होगी, स्नेहन चिकित्सा है। चिकित्सा का क्या मतलब हो गया, अब जो दोष जीर्ण थे ना वो स्नेहन कर्म के द्वारा ही लघु होंगे, ठीक है। दोष जीर्ण दोषों को लघु करने के लिए, अब कहोगे जी आपने उन्हें पहले भी लिखा था, तो दीपन पाचन वो था, दीपन पाचन इसलिए कहते हैं कि जो बाहर के जो दोष थे जो पहले से ही शरीर में विद्यमान है और आहार से वो आ रहे थे, तो उसको रोकना अनिवार्य था, ठीक है ना। अब परंतु दोष लघु इसी से होंगे, क्लियर हुआ सोनम, ठीक है ना। तो दोष जीर्ण दोषों को लघु करने के लिए ही स्नेहन कर्म है। अब ये स्नेहन देखो, आप इसको समझो, ये स्नेहन 2 प्रकार का है, कौन कौन सा, बाह्य और अभ्यंतर। ये एक्सटर्नल और इंटरनल, ये कौन सा हो गया, इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल 2 प्रकार से। अगर आप चिकित्सा कर रहे हो, देखो बाहर से तो हमने जैसे हमने कल किया, तो कल हमने क्या किया, मसाज की, तो वो भी एक प्रकार का बाह्य स्नेहन है, बाह्य है। बाहर से हम तेल का लेपन कर रहे हैं, घृत का, स्नेह पदार्थों का कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखो एक चीज, तीन शब्द है, कौन कौन से, एक तो हो गया स्नेह, एक हो गया स्नेहन और एक हो गया स्नेहन कर्म। स्नेह क्या हो गया, स्नेह क्या हो गया, अरे स्नेह का मतलब हो गया तेल, घृत, जो स्निग्धता लाए, जो स्निग्धता लाए वो क्या है, जिससे स्निग्धता हो वही तो स्नेह है। जैसे तेल है, घृत है, वसा है, मज्जा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्निग्ध पदार्थ जिनसे स्नेह कह रहा है, ठीक है। स्नेहन क्या होगा,
जो शरीर में स्नेह से स्निग्धता लाए, चिकनापन लाए, लुब्रिकेशन हो, ऑलिएशन हो, उसको कहते हैं स्नेहन। जैसे बाह्य स्नेहन, जैसे बाह्य, जैसे अगर हमने अध्ययन किया तो वो क्या कहलाएगा, बाह्य स्नेहन, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्नेहन कर्म। अब यहां कर्म क्या है, जो स्नेहन चिकित्सा के लिए किया जाए, दोषों को लघु करने के लिए किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, स्नेहन कर्म। बात समझ में आई? स्नेह क्या हो गया, जो स्नेह पदार्थ होंगे, जितने भी तेल, घृत, वसा, मज्जा जो भी है। और स्नेहन क्या हो गया, स्नेह पदार्थों से स्निग्धता जो शरीर में कराई जाए उसको हम कहते हैं स्नेहन। और स्नेह कर्म, जो स्निग्धता दोषों को लघु करने के लिए की जाएगी उसमें हम क्या कहेंगे, स्नेहन कर्म। यह एक चिकित्सीय प्रोसेस है, ठीक है। अब ये दो प्रकार का है स्नेहन कर्म, ठीक। अब इसमें तो क्या आएगा, अभ्यंग। अभ्यंग कितने प्रकार का है, 7 प्रकार का बताया था ना। ये वाला अभ्यंग 7 प्रकार का है, और वो जो मैंने बताया था वो डीप टिश्यू मसाज है, ठीक है। जो हमने कल जो हैकिंग, रोलिंग, कपिंग, टैपिंग, हैमरिंग जो बताई थी, वो सब क्या है, डीप टिश्यू मसाज। परंतु यहां पर क्या है, यहां पर अभ्यंग जो होगा शाखाओं से दोष कोष्ठ में लाने, अभ्यंग से। इसमें 7 स्टेप है। पहले रोगी को बिठाकर, फिर लेटा, कमर के बल लेटाकर, फिर वाम पक्ष में लेटाकर, कल मैंने पूरा वीडियो बनाया था उसका जो उद्देश्य, ठीक है ना। तो उसको तो यहां पर हो गया। अच्छा, अगर हम केवल ये चीज कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर हम केवल बाह्य अभ्यंग कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, स्नेहन। तो क्या कहलाएगा, स्नेहन। और अगर हम केवल ये कर रहे हैं केवल, तो क्या कहलाएगा, अभ्यंतर स्नेहन, ठीक है। परंतु जहां पर अभ्यंतर भी होगा, बाह्य भी होगा, ऑल्टरनेट, मतलब पहले अभ्यंतर करेंगे, पहले घी पिलाएंगे, फिर मसाज करेंगे, तो दैट इज स्नेहन चिकित्सा। जहां पर दोनों कर्म इंक्लूड होंगे। भाई हम रोज घी तो खाते हैं सब्जी में, खाने में, तो वो चिकित्सा वही है, वो तो ब्रंगड़ चिकित्सा में आ गया कि भाई हम पोषण के लिए खा रहे हैं, कर तो अभ्यंतर ही रहे हैं ना। परंतु अच्छा, हम बॉडी लोशन भी लगा रहे हैं, तेल भी लगा रहे हैं, सर्दियों में लगाते तेल वगैरह सब लगा देते हैं, तो वो बाह्य है स्नेहन। स्नेहन जहां पर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी हो, केवल एक, जहां पर दोनों एक्टिविटीज होंगी तो वो चिकित्सा कहलाएगी। पहले घृतपान कराया, फिर मसाज करी या अभ्यंग करा, तो दैट इज स्नेहन चिकित्सा। अच्छा, यहां पे मैंने क्या लिखा था, जीर्ण दोषों को लघु करने के लिए, तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, स्नेह का। जो चीजें ना कहीं पे जटिल हो जाती है, कठोर हो जाती है, जैसे मम्मी तुम्हारी रूठ गई, ठीक है, मम्मी है और तुमसे गुस्सा हो गई और 2 दिन से गुस्सा हो गई, तो कैसे बनाओगे इनको, तुम भी गुस्सा हो जाओगे, कैसे बनाओगे, प्यार से तो बनाओगे। तो स्नेह का मतलब जो होता है वो होता है प्यार, दुलार, प्रेम, ठीक है ना। मतलब विनम्रता से दोषों को, जीर्ण दोषों को लघु कर कोष्ठ में ला रहे हैं, हार्ड फॉर्म में नहीं ला रहे। अगर वो कहता है कि नहीं मेरा तो वमन ऐसे करा दो बिना स्नेह करके, तो वमन क्या होगा, ट्रैक तो साफ हो जाएगा, परंतु जो दोष शाखाओं में थे वो तो नहीं आए ना, इकट्ठे कलेक्ट ही नहीं हुए। भाई मम्मी ने कहा कि झाड़ू लगा दे कमरे में, तो मम्मी तो झाड़ू कैसे लगाओगी, ऐसे ऐसे करके निकाल दोगी, पंखा चला के बढ़ा ऐसे ऐसे मार दोगी, नहीं, पंखा बंद करोगी और कॉर्नर से झाड़ू से कूड़ा इकट्ठा करोगी, है कि नहीं। अब ये कोई नहीं झाड़ू लगाया सोफे के नीचे डाल दिया, झाड़ू लगाया सोफे के नीचे डाल दिया, सारे दोस्त तो वही रह गए, मम्मी ने कहा क्या झाड़ू लगा करना है, तो क्या करोगे आप, दोषों को पोस्ट में अगर कमरा साफ करना है तो झाड़ू से कॉर्नर से सारा कूड़ा इकट्ठा कर हमें फिर दरवाजे से इवैक्यूएट करना है बाहर, मींस बुकमार्क से या गुदा मार्ग। ये चीज समझ में आई। अब अभ्यंतर स्नेहन जो है
इसको हम क्या बोलते हैं? घृतपान। घृतपान कराएंगे। अभ्यंतर स्नेह में क्या कराएंगे? घृतपान। तो घृतपान कैसे करना है उसको देखते हैं, ठीक है ना? नो थैंक भैया मैंने रिकॉर्डेड क्लास भी बना दी है और उसको भी मैं डाल देता हूँ, उसको भी देख लेना जिस तरह। अब हम करेंगे अभ्यंतर स्नेह, ठीक है ना? अभ्यंतर स्नेह देखो 3 कैटेगरी में होता है। 3 कैटेगरी में अभ्यंतर स्नेह होता है। नंबर 1 संशोधनार्थ, समनार्थ और भृंगणार्थ। देखो पेज नंबर में लिखा हुआ, देखो पेज नंबर 27 देखो, पेज नंबर जिनको मैंने पीडीएफ भेजी है ना, पेज नंबर 27 देखो क्या लिखा है। तो अभ्यंतर स्नेह 3 कैटेगरी में, कौन कौन सा है? संशोधनार्थ। संशोधनार्थ में जब हम घृतपान करते हैं, कायदे में जो पंचकर्म का जो घृतपान है वो यही वाला है। क्यों? पंचकर्म कौन सी चिकित्सा बताएगी? पंचकर्म कौन सी चिकित्सा बताएगी? संशोधन चिकित्सा, है ना? संशोधन चिकित्सा बताएगी। तो संशोधनार्थ घृतपान होगा। तो संशोधनार्थ घृतपान में क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में घृतपान करना है, जिससे दोष लघु होंगे, इसी से दोष लघु होंगे, ठीक है ना? बढ़ते क्रम में घृतपान करना है। जैसे प्रथम दिन क्या पिएंगे? 50 ग्राम, फिर दूसरे दिन कितना पिएंगे? 100 ग्राम। फिर अच्छा, ये आपकी कैपेसिटी पे, रोगी की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना पीना चाह रहा है। अगर आपको 25 ग्राम से पीना है तो आप 25 ग्राम से भी इसको पी सकते हैं, ठीक है? 25 ग्राम से पी सकते हैं आप इसको। पच्चीस ग्राम का क्या मतलब हो गया कि भाई 25 पीना है, फिर 50 पीना है दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन 100 पीना है, फिर 150, फिर 200, फिर 300, इस प्रकार से मात्रा प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? और ये कब तक पीनी है? जब तक सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त ना हो जाए। सम्यक स्नेह के लक्षण का मतलब हो गया कि अगर आपका 1 से 3 दिन में घृत, जो औसत घृत है, वो मल द्वार से बाहर आने लगे, 1 से 3 दिन में जब घृत मल द्वार से बाहर आने लगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मृदु कोष्ठी। अगर मल घृत, जो घृत है जो मल द्वार से बाहर आने लग रहा है और मल पतला हो गया, शिथिल हो गया, बार बार आ रहा है, तो ऐसे में समझना चाहिए कि स्नेह के लक्षण प्राप्त हो गए, अब आपको घी पीने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि पूरे 7 दिन तक घी पिला रहे हो, ठीक है ना? अगर यही क्रिया 1 से 5 दिन में हो जाए, घृत बाहर आने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं मध्य कोष्ठी। और अगर यही क्रिया 1 से 7 दिन में होने लग जाए तो उसे हम कहते हैं क्रूर कोष्ठी, ठीक है? तो ये या तो 1 से 3 दिन में हो जाएगा, 1 से 5 दिन में हो जाएगा, ये उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, जो उसका गट है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की प्रकृति का है, ठीक है? अगर कफ प्रकृति का है तो ये 3 दिन में बाहर जाएगा, पित्त का है तो 1 से 5 दिन लग जाएंगे, वात का है तो 1 से 7 दिन लगेंगे, कि जितने रुक्षता होगी उतना टाइम ज्यादा इनटेक लेगा, ठीक है ना? टाइम इनटेक ज्यादा हो जाएगा और ऐसे बढ़ता है। मेरी बात समझ रहे हो? सम्यक स्नेह के क्या लक्षण है? सम्यक स्नेह के लक्षण है कि जब घृत मल द्वार से मल के साथ पतला होकर निकलने लगे, 2 से 3 बार उसकी प्रवृत्ति हो जाए और
तो ऐसे में क्या समझना चाहिए कि जो सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हो चुके हैं, अब आपको घृतपान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? संशोधनार्थ घृतपान। तो ऐसा घृतपान कब करना है? प्रातः काल जब सूर्य उदय हो जाए उसके पश्चात ही पीना है, क्योंकि कब के काल में नहीं पीना। ये नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के घी पी लिया, वो तो कब का काल है? जब सूर्य उदय हो जाए उसके पश्चात खाली पेट शौच आदि से निवृत्त होने के बाद आपको घृतपान करना। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी कौन सी है? शमनार्थ। कौन सी है? शमनार्थ। तो शमनार्थ में क्या करेंगे? शमन के लिए करते हैं इसमें समझ, मतलब जो नवीन रोग हैं उनको हम घृत की निश्चित मात्रा निश्चित जैसे 20 ml पीना है सुबह शाम 15 दिन के, तो वो क्या करेगा? दोषों को यथास्थान दबा दे, तो शमनार्थ घृतपान हो जाएगा। ठीक है ना? और एक अच्छा, ये घृतपान में कब करना है? भोजन के मध्य में। वही कोई कहता है मैं संशोधन तो नहीं कराना चाहिए, ऐसे बता दो आप देना तो काम कर, ठीक है। तो भोजन के जब भोजन करेगा तो बीच में आप इसको ले लेंगे जब अग्नियां बढ़ी हुई हो, जब अग्नि बढ़ी हुई हो उस समय आपने क्या करना है? समनार्थ घृतपान करना। जब नहीं, जब हम भोजन कर रहे हैं, जैसे हमने 2-3 टुकड़े भोजन के कर दिए, उसके बाद फिर हमने घी पी लिया और फिर खाना खाया। ठीक है? और एक होता है तीसरा भृंगणार्थ घृतपान। तो भृंगणार्थ में क्या करते हैं? ये ऐसा भोजन अल्प मात्रा जो घी है अल्प मात्रा में नित्य दिया जाएगा भोजन के साथ। मीन्स जैसे 2 चम्मच घी दाल में मिलाकर आप खा रहे, तो वो क्या कराएगा? पोषण के लिए दिया जाएगा, दैट इज नरिशिंग। आपके भोजन जो बॉडी की नरिशिंग के लिए दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं भृंगणार्थ घृतपान। ठीक है ना? तो तीनों कैटेगरी देखो लिखी है उसमें। ठीक है, अब इनमें जैसे हमने पंचकर्म में कौन से करना था? हमने पंचकर्म में केवल संशोधनार्थ घृतपान करना है। ये तो हमने लोगों को दबाने के लिए, पोषण के लिए लिख दिया वैसे, परंतु आपने यही करना है कि जो बढ़ते क्रम में जो घृतपान है वो कराना है। और अगर 1 से 3 दिन में घृत बाहर आ जा रहा है तो वो कहलाएगा मृदुकोष्ठी। वो प्रकृति कैसी रहेगी? कफ। अगर 1 से 5 दिन लग रहे हैं तो पित्त की, अगर 1 से 7 दिन लग रहे हैं तो वात की। तो ये लक्षण है उसके सम्यक के लक्षण है कि जिसमें मल पतला होकर स्नेह के साथ निकलने लगे और मल की प्रवृत्ति बार बार हो जाए और शिथिल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में समझना चाहिए कि आपके सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हो चुके हैं, अब आपको घृतपान नहीं करना। ठीक है, तो ये अब ये कितने दिन के लिए होगा? अच्छा, जितने दिन के लिए ये होगा उतने दिन के लिए ही स्वेदन भी होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जो अभ्यंतर है उससे क्या होगा? दोष क्या होंगे? दोष कैसे होंगे? अरे ये हम क्यों पिला रहे हैं? दोष लघु होंगे, परंतु अभी लघु तो हो गए, परंतु ये भी कोष्ठ में नहीं आए। तो कोष्ठ में लाने के लिए इनको क्या करेंगे? स्वेदन कर। तो 3 चीजें जरूरी है जब भी आपको शोधन पंचकर्म कराना है, कुछ भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दीपन पाचन, फिर बाह्य फिर घृतपान, फिर बाह्य अभ्यंग और लास्ट में स्वेदन। तो स्वेदन कराने से क्या होगा? अब जो लघु दोष थे, जो दोष लघु थे, वे पिघलकर कहां जाएंगे? पिघलकर कहां जाएंगे? कोष्ठ में आएंगे। कोष्ठ मीन्स एब्डोमिनल गट, जो गट में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो पिघलकर दोष में आ जाएंगे, कोष्ठ में आ जाएंगे और यहां से उन दोषों को आप गमन के माध्यम से, विरेचन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ?
ये हमने आज क्या पढ़ा? पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म समझ में आ गया आप लोगों को? अरे ऑनलाइन वाले भी हाँ ना बोल दो। नहीं आया। पूर्व कर्म क्या हो गया? अब हमने पहले क्या वाला था? दीपन पाचन, फिर स्नेहन कर्म, और फिर स्वेदन कर्म। ठीक है, तो अब देखो स्टेप क्या होगा। दीपन पाचन भी साथ साथ चलते ही रहेगा। ये नहीं कि हमने पहले 3 दिन तो ये कर लिया था, पूरा 1 से 7 दिन लग रहा था, पहले 3 दिन तो ये किया ही किया, फिर साथ साथ इसके भी चलेगा ये। ठीक है ना? क्योंकि जैसे आप घृतपान करोगे तो क्या होगा? मंदाग्नि बढ़ेगी। तो अगर आप ये दवा या चूर्ण पानी, अच्छा जब भी आप पेशेंट को कहोगे भी घृतपान करना, घृतपान मीन्स अभ्यंतर, और ये बाह्य मीन्स बाह्य। ठीक है? अब तक तो तीनों स्टेप कंटिन्यूस चलेंगे। यहां पर जो स्वेदन है वो कौन सा चलेगा? सर्वांग स्वेदन। क्या चलेगा? सर्वांग स्वेदन मीन वाष्प स्वेदन। और सर्वांग स्वेदन में वाष्प स्वेदन, ये वाष्प स्वेदन होगा, भाप से जो सुनाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा। अगर आपको 3 दिन के लिए करना, सपोज अगर कोई मृदु कोष्ठी है, ठीक है, मृदु कोष्ठी के लिए, मृदु कोष्ठी है, तो उसके लिए जैसे पहले दिन क्या चलेगा? डे फर्स्ट दीपन, पहले तो 3 दिन चल ही रहा था, फिर आपने पहले दीपन पाचन कराना, फिर सेकंड डे पहले घृतपान कराना, फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? ये घृतपान, फिर थर्ड स्टेप ये, फिर चौथा स्टेप ये पैरेलल चलेंगे सबके। ये नहीं कि एक फिर नहीं करा है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, गर्म पानी पिला, दीपन पाचन में गर्म पानी पिलाना है, और गर्म तेज पानी पिलाना है, जैसे चाय वाला सिप करके पिए, कि जिससे क्या होगा कि जो आम दोष है वो नीचे की तरफ निकलता जाए, गट में आता जाए। तो ये 3-4, जब ये सब पूरे 3 दिन के अंदर हो जाएंगे, 1 से 3 दिन के अंदर, तो हमने नेक्स्ट डे क्या करना है? नेक्स्ट डे या तो वमन कराना है या विरेचन कराना है। तो वो क्या रहेगा? विश्राम काल रहेगा, विश्राम काल, वो आपका विश्राम काल रहेगा। ये कभी कभी 1 दिन के लिए करा सकते हैं, कभी कभी 2 दिन के लिए भी करा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी 1 दिन के लिए हो सकता है, और कभी कभी 2 दिन के लिए भी हो सकता है। 1 दिन या 2 दिन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वमन कराना है तो कफवर्धक आहार चलेगा। अगर विरेचन कराना है तो पित्तवर्धक आहार। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे वमन या विरेचन होगा। ठीक है जी, चलो तो वमन और विरेचन तभी होगा। ठीक है, तो हमने घृतपान आज हमने पूर्व कर्म बता दिए। तो पूर्व कर्म जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अब क्या होगा? जब पूर्व कर्म हो जाएगा तो क्या होगा? पंचम प्रणाम कर भाई, ये था ना पूर्व कर्म था, प्रधान कर्म था और पश्चात कर्म था। तो एक एक स्टेप तो क्लियर होगा। पहले ये वाला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, दीपन पाचन स्नेहन सब क्लियर हो गया, डन हो गया। अब हम क्या करेंगे? प्रधान कर्म में जो चीजें करानी है। अब प्रधान कर्म में कौन कौन से थे? वमन कर्म, विरेचन कर्म, बस्ती कर्म,
नश्य कर्म और शिरोविरेचन कर्म, ये जो थे। तो पहले हमने दोष मान लिया थे कोष्ठ में, तो कोष्ठ से ही तो बाहर निकालोगे हमने, है ना। समझ लो कोष्ठ में हमने वमन करना, तो वमन के लिए हमने बॉडी को प्रिपेयर कर लिया, है ना। तो अब हमने वमन करना, ठीक है ना। तो आज हम फिर इसको इंट्रोडक्शन वमन से करते हैं, ठीक। तो ये प्रधान कर्म में ये तीनों हटा देते। अब हम पढ़ेंगे पहला वमन कर्म। अच्छा, ये कोई अनिवार्य नहीं है कि पूरे पांचों कर्म कराएं। जो आपने जिस दोष की शरीर में वृद्धि है, आपको वही दोष इकट्ठे करते हैं, ठीक है, बाहर निकालने हैं, ठीक है ना। और सपोज जैसे कब दोष बढ़ा है, तो कब के लिए क्या करेंगे, वमन। तो अगर आपने प्रधान कर्म जैसे वमन है, विरेचन है, बस्ती है, नश्य, पांचों कर्म जो पांचों ये कर्म भी करा सकते हैं। अगर ये आवश्यक, अगर आपको लगता है कि भाई हम तो पांचों कर्म नहीं कर रहे, हम जो दोष बढ़ा है वही करेंगे, तो वो भी कर सकते, तो सिंगल भी कर सकते। तो हम के अभी क्या करेंगे, वमन कर। तो अब यहाँ वमन कर्म है, ठीक है ना। तो वमन कर्म कराने हमने क्या किया, पहले 7 दिन हमने क्या करके आए, पूर्व कर्म में क्या क्या किया, दीपक पाचन, स्नेहन, शोधन और दोषों को कोष्ठ में ले, ठीक है। तो कफ से संबंधित जितने भी दोष हैं वो सब कहाँ आ गए, कोष्ठ में आ गए। तो कोष्ठ में क्या करेंगे, वमन कर। अब 3 शब्द है, ध्यान देना। एक तो हो गया वमन कर, एक हो गया वमन, और एक हो गया उल्टी। इसमें क्या क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या क्या है। एक तो क्या हो गया वमन कर्म, वमन और उल्टी, ये 3 चीजें हैं। अब आपको तीनों एक जैसी लग रही होंगी, पर इतने हैं तीनों अलग अलग। ये वाला जो है, ये वमन कौन सा है, यौगिक वमन है। यौगिक वमन, यौगिक वमन में क्या करते हैं कि पानी पीते हैं और मुख मार्ग से हाथ डाल के पानी को बाहर निकालते हैं, तो इसको कहते हैं गजकरणी। गजकरणी, कुंजल, कुंजल, कुंजल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, गजकरणी या कुंजल। तो ये यौगिक क्रिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, उल्टी में क्या होता है, किसी भी जीर्ण रोग की अवस्था में या अजीर्ण की अवस्था में जो मुख मार्ग से स्वतः द्रव्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ बाहर निकल रहा है, उसको हम कहते हैं उल्टी। भाई उल्टी में कोई वामक द्रव्य को खिला रहे, ना पानी पी रहे, खुद ही बाहर आ रही है, वो क्यों, क्योंकि अजीर्ण हो रहा है। तो अजीर्ण अवस्था में या रोग की अवस्था में खाद्य पदार्थ या द्रव्य पदार्थ जो मुख मार्ग से बाहर निकल रहा है, उसे हम कहते हैं उल्टी। परंतु वमन कर्म अलग है। इसमें क्या है, विधिवत पूर्व कर्म करने के पश्चात, बात समझ लो भाई, इसमें कोई पूर्व कर्म कोई कर रहे हैं ना, उल्टी में पूर्व कर्म कर रहे हैं। तो विधिवत वमन कर्म क्या है, विधिवत पूर्व कर्म करने के पश्चात वामक द्रव्य की सहायता से। अब इसमें वामक द्रव्य मिला क्या, पहले इसमें पूर्व कर्म हुआ, फिर क्या देंगे, वामक द्रव्य देंगे, ठीक है। अब इसमें तो दोष कौन सा निकल रहा है, कफ दोष की निवृत्ति के लिए जो क्रिया कराई जाएगी वो हम कहेंगे वमन कर्म, जो कि एक आयुर्वेदिक शोधन चिकित्सा है, ठीक है। ये कोई चिकित्सा नहीं है। अब कहोगे ये तो शोधन ही कर रही है ना, यहां पर नाड़ियों का शोधन हो रहा है, परंतु यहां पर कफ दोष की निवृत्ति हो रही है। जो आहरण है, जो कफ दोष का आहरण है, निरहरण है, वो कहां पर निकल रहा है, ये वमन कर्म में निकल रहा है। तो वमन कर्म क्या हो गया, पूर्व कर्म, विधिवत रूप से पूर्व कर्म करने के पश्चात वामक द्रव्य में वामक औषधि की सहायता से कफ दोष की निवृत्ति के लिए जो कार्य कराया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, वमन कर्म, जो कि एक शोधन चिकित्सा है। भाई वमन चिकित्सा है ना ये तो। अब मैं इसको लिख सकता हूं, वमन चिकित्सा, वमन चिकित्सा है ना। चलो, तो कल हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है वमन, क्या है चीजें, उसको संशोधित करें, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन वालों को तो पूछ सकता है। अभी 2 बजे से फिर क्लास है,
2 बजे से फिर प्रैक्टिकल की भी क्लास है, थ्योरी की भी क्लास है। तो मैं दोबारा से लिंक भेजूंगा, जिसको रह जाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हाइब्रिड क्लास है, उसको देखिए। चलो जी, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ।